नमस्कार, मैं लाजवंती पारवानी GWPC अजमेर से। आज का मेरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन की संरचना। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि किसी भी इंडस्ट्री में कौन कौन से टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं, मतलब किस टाइप का उसमें लोगों को कैसे किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया जा सकता है, मतलब वहाँ पर जो अवेलेबल लोग हैं उनका जो संगठन बना हुआ है उसकी संरचनाएं किस प्रकार की हो सकती हैं। अब हम देखते हैं कि प्रत्येक उद्योग में एक ही प्रकार का संगठन कभी भी उपयोगी नहीं होता है। हर इंडस्ट्री में उस वहाँ के साइज़ और वहाँ का जो प्रोडक्शन का प्रोसीजर है, उत्पादन की जो प्रक्रिया है, उसको देखते हुए क्या होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के संगठन वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में 4 टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे। पहला है हमारा लाइन ऑर्गेनाइजेशन, फिर है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि क्रियाशील संगठन, तीसरा है हमारा लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन और उसके बाद वाला है कमेटी ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हम देखेंगे लाइन ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या होता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन? लाइन ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग विभागीय संगठन यानी कि डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, स्केलर ऑर्गेनाइजेशन या लंबवत ऑर्गेनाइजेशन आदि नामों से भी पुकार सकते हैं। इसमें क्या होता है कि मिलिट्री की तरह कठोर अनुशासन होता है और ऑर्डर है वो ऊपर से नीचे तक एक लाइन में चले लेते हैं, इसलिए इसको लाइन ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। इस प्रकार के संगठन में प्रबंधक के आदेश मिलिट्री के आदेशों के समान बगैर किसी अड़चन के माने जाते हैं। और इस संगठन में क्या होता है, प्राधिकार यानी कि ऑर्डर्स ऊपर से नीचे चलता है। ऊपर सबसे जो मुख्य अधिकारी है उसने अपना ऑर्डर निकाला, उसने अपने सब ऑर्डिनेट को पकड़ाया, उस सब ऑर्डिनेट ने अपने हिस्से का काम निपटाकर अपने सब ऑर्डिनेट को काम समझा दिया और उसको असाइन कर दिया, और फिर उसके सब ऑर्डिनेट ने अपने नीचे वाले व्यक्ति को काम असाइन किया अपने हिस्से का काम समझ कर और अपने नीचे वाले व्यक्ति को काम असाइन। इस प्रकार ऊपर से नीचे तक ऑर्डर चलता है, इसलिए इसको लाइन संगठन कहा जाता है। देखो, हम इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं। सबसे पहले क्या है, जनरल मैनेजर है। जनरल मैनेजर अपना ऑर्डर किसको देगा? प्रोडक्शन सुप्रिटेंडेंट को। अगर वो अकाउंटेंट का काम होगा तो अकाउंटेंट को दे देगा, अगर वो सेल्स मैनेजर का होगा तो सेल्स मैनेजर को इसका काम दे देगा। ठीक है, और अगर वो सेल्स मैनेजर अपने नीचे सब ऑर्डिनेट को काम असाइन कर देगा, यानी कि सेल्समैन को काम असाइन कर देगा, और यहाँ पे अकाउंटेंट है वो अपने नीचे ऑफिस स्टाफ को है वो काम असाइन करेगा। इसी प्रकार अगर प्रोडक्शन सुप्रिटेंडेंट के पास काम आता है तो वो अपने अंडर में जो फॉरमेन्स लगे हुए हैं उनको कार्य देगा, और जो फॉरमैन है वो अपने अंडर में लगे हुए श्रमिकों को यानी कि वर्कर्स को काम असाइन करेंगे। इस प्रकार एक बिल्कुल लाइन फॉर्म में, स्केलर फॉर्म में ऊपर से नीचे तक ऑर्डर्स पास होते रहते हैं। लेकिन सारे ऑर्डर्स निकालने किसको है, यहाँ से पता चल रहा है जनरल मैनेजर को, यानी कि महाप्रबंधक को ही इसमें ऑर्डर्स निकालने हैं। तो अब हम इसके देखते हैं इस प्रकार ये डायग्राम से कोरिलेट करते हुए इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। इसमें क्या है, आदेश जो है रेखाबंद रूप में ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं। सभी आदेश केवल एक ही व्यक्ति द्वारा जारी किए जाते हैं। हमने इसमें भी देखा, जो भी इसका लाइन डायग्राम था इसमें भी हमने देखा कि जनरल मैनेजर द्वारा ही सारे आदेश जारी किए जाते हैं। और सभी कार्यों का अंतिम दायित्व सर्वोच्च अधिकारी का ही होता है, यानी जो होली रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है वो ऊपर वाला व्यक्ति है, क्योंकि वो ही सारे ऑर्डर्स निकाल रहा है। और इस प्रकार के संगठन में क्या है, स्पेशलाइजेशन संभव नहीं है, विशेषज्ञता लाना संभव नहीं है, क्योंकि उसके न कोई भी सब ऑर्डिनेट है, अपने ऊपर वाले बॉस का कार्य उसको करना ही पड़ेगा, चाहे वो उसे आता है नहीं तो, लेकिन उसको जितना ज्ञान है उस हिसाब से उसको कार्य करना ही पड़ेगा। और प्रत्येक कर्मचारी या अधीनस्थ अपने निकटतम अधिकारी से आदेश प्राप्त करता है, उससे जस्ट ऊपर बॉस जो है, प्रत्येक कर्मचारी अपने जस्ट ऊपर वाले बॉस से, सीनियर से आदेश प्राप्त करता है, और ये सबसे सरलता से क्रियान्वित किया जा सकता है। यानी ये सिंपल फॉर्म का ऑर्गेनाइजेशन है, सिंपली ऊपर से नीचे तक चलता रहता है, सब लोग उस हिसाब से काम करते रहते हैं। तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स पर हम देखते हैं कि इसके लाभ क्या क्या हो सकते हैं, इसके क्या क्या मेरिट्स हैं।
ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो आपके प्राधिकार है, यानी जो आपके अधिकार हैं या आपके ऑर्डर्स जो आपको मिल रहे हैं, वो स्पष्ट रूप से बटे होने के कारण जो भी जिम्मेदारियां हैं वो एक दूसरे पर थोपी नहीं जा सकती हैं कि नहीं ये मेरा काम नहीं है, तू कर ले। ऊपर से ऑर्डर मिला है, दैट मीन्स आपको ये काम करना है और अपने नीचे सबऑर्डिनेट को असाइन करना है। इसमें डिसिप्लिन होता है, इसीलिए इसको मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। इसमें क्विक डिसीजंस होते हैं, फटाफट ऊपर वाला अधिकारी डिसीजन लेता है, ऑर्डर देता है और नीचे वाला व्यक्ति उस काम को करता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसका और क्या इसकी फ़ायदा है कि इसमें क्या है, व्यक्तिगत दायित्व निश्चित होने से दोष आसानी से व शीघ्रता से ज्ञात हो जाता है कि आपने क्या फॉल्ट किया है, आसानी से पकड़ में आ जाता है कि किस व्यक्ति द्वारा फॉल्ट किया गया है। और ऊपर से नीचे तक व्यक्ति मशीन की तरह व्यस्त रहता है, जिससे कि उत्पादन लागत कम होती है। ऑब्वियसली व्यक्ति ना ऑर्डर मिलते ही कार्य करना शुरू कर देता है, उसके पास और कोई स्कोप नहीं है, उसको जितना आता है उतना काम वो ना कर देगा, और इससे क्या होगी, प्रोडक्शन कॉस्ट अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि कम टाइम में आपको अधिक से अधिक काम होकर मिल रहा है। पर यही मेरिट्स होने के साथ साथ इसके हानियाँ क्या होंगी, इसकी डीमेरिट्स क्या होंगी कि इसमें क्या है, विशेष योग्यता यानी कि स्पेशलाइजेशन की कमी रहती है। इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी व्यक्ति स्पेशलिस्ट हो ज़रूरी नहीं है, यानी जो फॉरमेन्स हो उनको सारा काम आए, है ना, वो मतलब उनको मैकेनिकल साइड का भी काम आ जाए, इलेक्ट्रॉनिक साइड का भी काम आ जाए, इलेक्ट्रिकल साइड का, ये भी पॉसिबल नहीं है कि वो हर चीज़ में स्पेशलिस्ट हो, हर चीज़ का वो एक्सपर्ट हो। लेकिन उसको क्या होता है कि ऊपर से जो काम मिला है वो किसी भी फील्ड का मिला है, उसे करना भी पड़ेगा और लेबर से वो काम करवाना भी पड़ेगा, वर्कर से वो काम करवाना भी पड़ेगा। और इसके अलावा क्या होता है कि जो भी विभागीय मुखिया है, यानी कि जो हमारा लीडर है, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा वर्कलोड होता है। तो इस इतने सारे ऑर्डर्स उसको, हर तरीके के अकाउंटेंट को भी उसी को ही ऑर्डर देना है, तो प्रोडक्शन सुपरिटेंडेंट को भी उसी को ही ऑर्डर देना है अपनी समझ के हिसाब से, और हमने देखा कि सेल्स मैनेजर को भी उसी को ही टैकल करना है। तो सारे ऑर्डर्स चूँकि उसी को ही निकालने होते हैं और उसी को ही सब, और उसकी रिस्पॉन्सिबल भी उसके लिए वही होता है। तो इसके लिए क्या होता है कि उस, है ना, बिजनेस को वो आगे कितना बढ़ाना है या और जो भी प्लानिंग करनी है उसके बारे में वो सोच नहीं पाता है। और इसमें क्या होता है, कुछ व्यक्ति ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं जो ऊपर के लोग होते हैं, तो इससे उन पर वर्कलोड बहुत अधिक हो जाता है। इसके अलावा चूंकि इसमें लाइन फॉर्म में ऑर्डर्स ऊपर से नीचे तक बढ़ते हैं, तो प्रबंधक के आदेश वर्कर तक पहुंचने में बहुत समय लग जाता है। इससे क्या होता है, और इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे व कुशल श्रमिकों को पारितोषिक प्रोत्साहन के रूप में नहीं दिया जाता, यानी कुछ भी इनाम नहीं दिया जाता। आपको अपना काम करना है और अपने हिस्से का काम करके नीचे वो काम असाइन कर देना है। तो स्किल्ड लेबर की यहाँ पे पूछ नहीं होती है। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या था, लाइन ऑर्गेनाइजेशन था, और इसकी विशेषताएं, मेरिट्स और डीमेरिट्स हमने देखी। अब हम देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है। तो जो भी छोटे व मीडियम साइज़ की जो इंडस्ट्रीज़ हैं या फैक्ट्री है, उन्हीं में ये अप्लाई हो सकता है, यानी छोटे साइज़ की फैक्ट्रीज़ में ये अप्लाई हो सकता है। इसका एग्जाम्पल जैसे ना शुगर हो गया, पेपर मिल हो गई, ऐसे तेल शोधन के कारखाने हो गए, और कताई बुनाई जैसे जो लगातार चलने वाले उद्योग है, कंटिन्यूस जो चलते रहते हैं, इस प्रकार के उद्योगों के लिए ये वाला ऑर्गेनाइजेशन ठीक रहता है। ठीक है, ये तो हमारा क्या था, लाइन ऑर्गेनाइजेशन। अब हम देखेंगे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि क्रियाशील संगठन। अब हमने देखा कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि ऐसे फॉरमैन की आवश्यकता होती है जो सभी कार्यों में निपुण हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। ऐसा फॉरमैन मिल पाना पॉसिबल नहीं है। मैंने अभी भी आपको बताया कि ज़रूरी नहीं हो कि उसको हर फील्ड का कार्य आता हो। तो क्रियाशील संगठन में क्या हुआ है, इस कमी को काफ़ी हद तक दूर किया गया है, क्योंकि फॉरमैन का कार्य क्या होता है, विभिन्न योग्यता के क्रियाशील व्यक्तियों में बंट जाता है। यहाँ पे ऐसे विभिन्न व्यक्तियों को अपॉइंट किया जाता है जो अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। फिर वो ऊपर से आदेश प्राप्त करते हैं और वो अपने सबऑर्डिनेट से उस प्रकार का, जिस फील्ड में वो एक्सपर्ट है उस प्रकार का वो कार्य करवाते हैं। तो और क्रियात्मक संगठन है, जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका विकास F.W. टेलर ने किया था। उन्होंने मैनेजमेंट में स्पेशलाइजेशन को इम्पोर्टेंस देने के लिए
है ना, इस संगठन का विकास किया था। किसने किया था? F.W. टेलर ने। ठीक है, तो हम इसकी देखते हैं कि ये किस प्रकार का लाइन डायग्राम हो सकता है। इसमें देखो दो प्रकार के, ऊपर वाला सिंपल है, नीचे मिक्स्ड है। तो हम देखते हैं कि सबसे ऊपर तो वही जनरल मैनेजर है। ठीक है, जनरल मैनेजर का काम इसलिए आसान हो गया कि जिस फील्ड का काम आया हुआ है उससे रिलेटेड व्यक्ति को, आप इस डायग्राम में देखोगे, उससे रिलेटेड व्यक्ति को वो काम असाइन कर देगा और वो व्यक्ति उस फील्ड का एक्सपर्ट होने के कारण अच्छे से काम वो लेबर से करवा पाएगा। देखो, अगर वो ना काम गैंग बॉस का होगा तो गैंग बॉस को दे देगा, अगर वो स्पीड बॉस का होगा तो स्पीड बॉस को दे देगा, अगर वो रिपेयर से ना रिपेयरिंग का काम होगा तो वो रिपेयर बॉस को दे देगा, अगर वो काम इंस्पेक्शन का ही होगा केवल तो इंस्पेक्टर को दे देगा। और हर व्यक्ति है वो अपने कार्य में निपुण है तो अपने फील्ड का काम अच्छे से इंस्ट्रक्ट मतलब लेबर को करवाएगा। इससे क्या होगा, लेबर को भी उसको अच्छी जानकारी मिलेगी, उस फील्ड की अच्छी जानकारी उसको लेबर को भी मिलेगी, उसको टेक्निकल ज्ञान उस चीज़ का भी मिलेगा। इसके अलावा हम नीचे वाला देखते हैं कि इसमें मिक्स्ड है। जो जनरल मैनेजर है वो नीचे अपने प्रोडक्शन सुपरिटेंडेंट को ऑर्डर पास करता है। अगर प्रोडक्शन सुपरिटेंडेंट देखता है कि अगर वो केमिस्ट का काम है तो केमिस्ट को दे देगा, अगर वो डिज़ाइनर का काम है तो डिज़ाइनर को देगा, अगर वो इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड है तो वो इंजीनियर को दे देगा, अगर वो परचेजिंग का काम है तो वो परचेजर है ना उसको वहाँ पर दे देगा। ठीक है, अब केमिस्ट देखेगा कि वो मतलब उसके पास केमिस्ट से काम केमिस्ट्री के फील्ड से रिलेटेड आएगा। ठीक है, तो वो देखेगा कि वो वाला काम जो है वो मैं गैंग बॉस को दे सकता हूँ या स्पीड बॉस को दे सकता हूँ, या मेरा जो केमिस्ट्री का जो सिर्फ फील्ड का जो रिलेटेड वो इंस्पेक्शन का कार्य है या मेंटेनेंस का काम है। तो वो क्या करेगा, इस सब चीज़ों तो उस फॉरमैन को वो काम समझाएगा, अपने हिस्से का वो काम देखकर वो अपने सब ऑर्डिनेट को वो काम समझाएगा क्योंकि वो उस फील्ड में स्पेशलिस्ट है। और ये अगर वो निरीक्षक को देता है तो वो निरीक्षक को काम समझाता है और निरीक्षक लेबर से ये कार्य, वर्कर से ये कार्य करवाता है। इसी प्रकार अगर वो डिज़ाइनिंग का कार्य है तो डिज़ाइनिंग वाला व्यक्ति भी देखेगा कि मुझे किस फील्ड के व्यक्ति से ये काम कराना है, वो उस फील्ड के व्यक्ति को ये उसका डिज़ाइनिंग में वो एक्सपर्ट है तो वो कार्य समझाएगा और लेबर से वर्कर से वो कार्य करवाएगा। ऐसे अगर वो इंजीनियरिंग का काम है तो प्रोडक्शन सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को ही असाइन करेगा और इंजीनियर देखेगा कि वो ये कार्य किस जो स्पेशलिस्ट फॉरमैन से करवा सकता है तो वो इनमें से किसी स्पेशलिस्ट से करवाएगा और वो स्पेशलिस्ट जो है वो ये काम वर्कर को असाइन कर देगा, उसको समझा देगा। इस प्रकार ये कार्य जो है अलग अलग स्किल्ड लोगों में बट जाता है। जिस फील्ड का जो कार्य उसको असाइन कर दिया जाता है और वो अपना कार्य करके अपने नीचे वाले व्यक्ति को समझा देता है। तो इस प्रकार हम ये चीज़ देखते हुए हम इसकी विशेषताएं देखते हैं कि यह प्रारूप क्या है, ये फॉर्म क्या है, श्रम विभाजन पर आधारित है। इसमें विभाजित कर दिया गया है कार्य को अलग अलग क्रियाशील व्यक्तियों में। तो इस प्रकार के संगठन में नियोजन व क्रियान्वयन कार्यों को पृथक पृथक कर दिया जाता है। यानी ऊपर के लोग प्लानिंग करते हैं और नीचे के लोग क्रियान्वयन करते हैं। ठीक है, उसको एग्जीक्यूट करते हैं। इसमें क्या होता है, कार्यों को विशेषज्ञों द्वारा यानी कि स्पेशलिस्ट द्वारा ही किया जाता है और प्रत्येक व्यक्ति को परामर्श के साथ साथ अधीनस्थ कर्मचारियों को आदेश देने का भी अधिकार होता है। यानी कि जैसे डिज़ाइनर को प्रोडक्शन सुपरिटेंडेंट से ऑर्डर मिला तो उसने क्या किया, अपने से जो नीचे वाला व्यक्ति है, सपोज उसको मेंटेनेंस का काम करवाना है तो मेंटेनेंस वाले व्यक्ति को सलाह देगा कि इस कार्य को, जो डिज़ाइनिंग का कार्य है वो उस कार्य को किस प्रकार करना है ना, और उसको ऑर्डर देगा कि ये काम इस प्रकार से करना है। यानी हर तरीके का उसको अधिकार होता है। इसी प्रकार वो जो मेंटेनेंस का व्यक्ति है वो लेबर से, वर्कर से किसी भी प्रकार से कार्य करवा सकता है उसको समझाकर। ठीक है, तो ये तो क्या थी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम देखेंगे कि इसकी मेरिट्स क्या क्या हैं, इसके गुण क्या क्या हैं।
तो ये क्या है कि सबसे फ्लेक्सिबल फॉर्म है, ठीक है। ये जो भी संगठन चल रहे हैं काफ़ी रिजिड होते हैं, जैसे लाइन में भी हमें देखा कि बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होता है, ऊपर से नीचे तक अधिकार एकदम डिसिप्लिन वे में चलते रहते हैं। ये क्या है, फ्लेक्सिबल फॉर्म है। ये स्पेशलाइजेशन पर आधारित होने के कारण इसमें क्या होता है, दक्षता में वृद्धि हो जाती है, इसमें कैपेबिलिटी बढ़ जाती है इसमें कार्य करने की, और कार्य और अच्छे से होता है, और यह बड़ी मात्रा में उत्पादन को संभव बनाता है। मास प्रोडक्शन को यह संभव बनाता है इस प्रकार का प्रारूप। इसमें विशेष योग्यता के व्यक्तियों के होने के कारण कार्य की गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है। ये चीज़ हमको लाइन ऑर्गेनाइजेशन में देखने को नहीं मिली थी, क्योंकि उसको जैसा कार्य आएगा फॉरमैन को, वो उसी प्रकार का कार्य करके देगा, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है कि वो हर क्षेत्र में निपुण हो। और विशेषज्ञों के द्वारा कर्मचारियों को निर्देश देने के कारण इस प्रकार के संगठन में ज्ञान बढ़ता है। ये मैंने आपको अभी भी चीज़ बताई थी कि अगर कोई स्पेशलिस्ट अपने अंडर में लगे व्यक्ति को समझाएगा तो उस जो उसका सबऑर्डिनेट है उसका भी ज्ञान ऑब्वियसली बढ़ता जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि यदि किसी प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता हो तो चूँकि हमारे पास इसमें स्पेशलिस्ट होते हैं तो उनको अंतिम समय तक सुधारा जा सकता है। इसमें फैक्ट्री का विस्तार करना संभव होता है, क्योंकि जो ऊपर के वाले अधिकारी होते हैं उनके पास इस प्रकार की प्लानिंग का समय होता है। इसी प्रकार इसमें वेस्टेज, चूँकि इसमें स्पेशलिस्ट सारा काम करवाते हैं तो इसमें मटीरियल का वेस्टेज कम होता है, और इसमें कार्यभार की अधिकता किसी भी एक व्यक्ति के ऊपर अधिक नहीं होती, यानी कि ऊपर के व्यक्तियों के ऊपर इसमें कार्यभार अधिक नहीं होता है। अब हम देखते हैं कि इसकी डीमेरिट्स क्या क्या हैं, यानी कि इसके दोष क्या क्या हैं। इसमें क्या है, कंट्रोलिंग में बहुत जटिलता रहती है, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होती है। क्यों? क्योंकि क्या आपने सारे एक में देखा ही होगा, इसका जो लाइन डायग्राम है कि वर्कर क्या सभी के अंडर में रहता है, सभी के कंट्रोल में रहता है। इससे क्या डिसिप्लिन की समस्या बढ़ जाती है कि वो किसका कार्य करे, वो कभी किसी का काम टाल भी देता है, कभी कर रहा है कभी नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे ऊपर इतने लोग काम थोपेंगे तो मैं किस काम को कैसे भी टाल सकता हूँ। और इसके अलावा चूंकि इसमें स्पेशलिस्ट रखे जाते हैं तो सबको हाई सैलरी देनी पड़ती है, वो किसी न किसी फील्ड के एक्सपर्ट आए हुए होते हैं, तो इससे क्या होता है, कार्य की लागत बढ़ जाती है, हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है। इसमें आपकी जिम्मेदारी को टालना संभव है, क्योंकि अगर एक जगह का काम खराब हुआ है तो दोष को पकड़ा नहीं जा सकता। वो ऐसे भी बोल सकता है कि ये मेरे फील्ड का कार्य नहीं था, ये किसी और के फील्ड का कार्य था। तो इस प्रकार इसमें जिम्मेदारी को टाला जा सकता है। और इसमें क्या है, अगर कार्य को सुचारू रूप से चलाना है तो सभी डिपार्टमेंट्स को बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन स्थापित करना पड़ता है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो कौन सा काम किसको असाइन हो रहा है पता नहीं चलेगा, और वर्कर्स भी कंफ्यूज रहेंगे कि किसका कार्य करना है। तो ये तो क्या थी इसके एक मेरिट्स और डीमेरिट्स। अब हम देखेंगे कि लाइन एंड स्टाफ, हम नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हमने अभी पढ़ा लाइन ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन में क्या था कि डिसिप्लिन बहुत था पर स्पेशलाइजेशन नहीं था, और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में हमने क्या देखा कि स्पेशलाइजेशन था, प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ रही थी, उच्च अधिकारियों पर कार्यभार भी कम था इस वजह से, पर इसमें डिसिप्लिन नहीं था, दायित्व को टालना संभव था, ठीक है। यहाँ पे डिसिप्लिन की बहुत समस्या थी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में। पर इन दोनों चीज़ों को रेक्टिफाई करने के लिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन लाया गया, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो बड़े आकार के जो उद्योग होते हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी साइज़ के जो फैक्ट्रीज़ होती हैं, इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उसमें मैनेजर के लिए ये संभव नहीं है कि वो मैनेजमेंट के हर भाग की ओर सावधानीपूर्वक ध्यान दे, और वह उत्पादन और विक्रय के कार्य में जो भी इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे सही ढंग से प्लानिंग करने का समय नहीं मिल पाता। इस कारण वो क्या करता है, जो भी बड़ी इंडस्ट्री का मैनेजर है, वो कुछ स्टाफ को केवल रिसर्च और डेवलपमेंट के हिसाब से ही उस कार्य पर लगाता है। तो जो स्टाफ के जो है ना, इस प्रकार जो भी वो स्टाफ अपॉइंट करता है रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए, यानी शोध व अनुसंधान के लिए, वो क्या करते हैं, जो हमारा लाइन के अधिकारी हैं
उनको उनकी सहायता करता है, जिससे कि उसमें स्पेशलाइजेशन भी आ जाता है। तो उसमें जो हमने जो पिछले 2 ऑर्गेनाइजेशन पढ़े, लाइन ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, उन दोनों की समस्याओं को इसमें रेक्टिफाई किया जाता है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन होने से क्या होता है कि इसमें डिसिप्लिन बना रहता है, कोई अपने दायित्व को टाल नहीं सकता है और व्यक्ति मशीन की तरह व्यस्त भी रहता है। पर इसमें क्या होता है कि एक स्पेशलाइजेशन लाइन में नहीं था, तो इस पर स्पेशलाइजेशन को लाने के लिए कुछ स्टाफ को अपॉइंट किया जाता है, जो कि वो अलग अलग जो स्टाफ होता है वो अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट लगाए जाते हैं, वो उनको लाइन के अधिकारियों को सलाह देने का कार्य करता है, जिससे कि उसमें स्पेशलाइजेशन भी आ जाता है। तो उससे प्रोडक्ट की क्वालिटी ऑब्वियसली इम्प्रूव होती है। इस प्रकार हम देखते हैं, देखो इस लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या है, पहले जनरल मैनेजर है, ठीक है, और उसके नीचे वर्क मैनेजर है, वर्क मैनेजर के नीचे प्रोडक्शन सुपरिटेंडेंट है, फिर उसके नीचे फॉरमेन्स हैं, फिर उसके नीचे लेबर्स हैं। तो ये तो हमारा क्या था, लाइन ऑर्गेनाइजेशन था, हमने देखा था पहले भी, ठीक है। और लेकिन इसमें क्या कर दिया गया है, स्टाफ अपॉइंट कर दिया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, एक अनुसंधान इंजीनियर डिपार्टमेंट लगाया गया है, और एक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, उसमें अलग से स्टाफ अपॉइंट किया गया है। जो भी इंडस्ट्री मतलब जो अलग अलग फील्ड के इंजीनियर्स हैं वो इसमें काम करेंगे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, और जो रिसर्च करने वाले लोग हैं रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए, वो इस डिपार्टमेंट में कार्य करेंगे, जो कि अनुसंधान इंजीनियरिंग वाले डिपार्टमेंट में। क्लियर हो गया। यानी कि इसमें लाइन ऑर्गेनाइजेशन है, देख लीजिए फिर से आप, जनरल मैनेजर, वर्क मैनेजर, प्रोडक्शन सुपरिटेंडेंट, इसके अलावा यहाँ पे सेल्स मैनेजर और हमारे अकाउंटेंट, और इसके बाद फॉरमेन्स, और फॉरमेन्स के अंडर में लेबर। तो ये तो हमारा क्या था, लाइन ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इसके अलावा इसमें स्टाफ अपॉइंट किया गया है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अलग स्टाफ अपॉइंट किया गया है, और R&D अनुसंधान इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में अलग से स्टाफ अपॉइंट किया गया है, जो कि इन लोगों को, जो भी लाइन ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं उनको सलाह देने के लिए अपॉइंट किया जाता है, ताकि इनके काम में स्पेशलाइजेशन आ सके। इसी प्रकार इसमें ही दूसरा डायग्राम हम इस प्रकार भी देख सकते हैं कि पहले इसमें क्या होता है कि पहले जो संचालक मंडल होता है यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, फिर जनरल मैनेजर होता है, फिर प्रोडक्शन मैनेजर होता है, और प्रोडक्शन मैनेजर के अंडर में प्रोडक्शन सुपरिटेंडेंट होता है, उसके अंडर में श्रमिक होते हैं। और साइड में हमने देखा कि जो डैश डैश करके लाइन जा रही है, एरो जा रहे हैं, इनको जो भी प्रोडक्शन मैनेजर है और प्रोडक्शन सुपरिटेंडेंट हैं, इनको सलाह देने के लिए ये सारे लोग अपॉइंट किए गए हैं, जो कि स्पेशलिस्ट हैं, जैसे कि रसायन विशेषज्ञ केमिस्ट्री के फील्ड का हो गया, उत्पादन नियंत्रण विशेषज्ञ प्रोडक्शन के फील्ड का हो गया, विधि विशेषज्ञ लॉ का एक्सपर्ट हो गया, औजार विशेषज्ञ टूल्स का एक्सपर्ट हो गया। इस प्रकार से ये एक्सपर्ट स्टाफ के रूप में अपॉइंट कर दिए जाते हैं, जो कि इनको सलाह देने के लिए लगाए जाते हैं। इस प्रकार हम ये सब चीज़ें देखते हुए हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक मतलब देख लेते हैं, मेन पॉइंट्स देख लेते हैं कि इस संगठन में क्या होता है कि सोचने व करने का कार्य अलग अलग व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। यानी सोचता कौन है, स्टाफ, और करता, इसका एग्जीक्यूशन कौन करता है, जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, जो वर्कर है, जो फॉरमैन है, वो ये कार्य करते हैं। और सोचने के लिए इसमें स्टाफ को अलग से अपॉइंट किया जाता है, जैसे कि हमने देखा रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का स्टाफ था, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का स्टाफ था। स्टाफ को केवल परामर्श देने का अधिकार होता है, अपने निर्णय को क्रियान्वित करने का अधिकार नहीं देता। देखो ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी इसमें स्टाफ अपॉइंट किया जाता है वो केवल सलाह देने के लिए लगाया जाता है। इनको वो अपने उसके एग्जीक्यूशन के लिए उसको फोर्स नहीं कर सकते हैं, मतलब कि आप उसको एग्जीक्यूट करो ही करो, उसका एग्जीक्यूट कराने का अधिकार उनको नहीं होता है। और स्टाफ अपने द्वारा किए गए परामर्श के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होता है, उसकी जिम्मेदारी भी होती है। अगर आपने गलत सलाह दी है, कुछ गलत हो गया, तो स्टाफ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी होगा। और इसके अलावा रेखा अधिकारी को ही अपने अधीनस्थ को आदेश देने का अधिकार होता है, स्टाफ के व्यक्ति आदेश नहीं दे सकते। अब हम देखते हैं कि इसकी मेरिट्स क्या क्या हैं। इसमें क्या होता है, सुनियोजित रूप से यह विशेषज्ञता पूर्ण होता है, यानी कि इसमें बहुत प्लानिंग फॉर्म में इसमें स्पेशलाइजेशन लाया होता है। ऑब्वियसली जहाँ पे स्पेशलाइजेशन है, लोग उन्हें सलाह देने के लिए लगे हुए हैं, तो उत्पाद की गुणवत्ता भी अच्छी होती है।
और इसमें विशेष ज्ञान उपलब्ध रहता है। इसके हिसाब से अगर क्वालिटी अच्छी होती है, स्पेशलिस्ट लगे हुए हैं, तो वेस्टेज, मटेरियल का वेस्टेज कम होता है। और जो उसका महाप्रबंधक होता है, चीफ मैनेजर होता है, उसके पास प्लानिंग व विस्तार जैसे कार्यों के लिए समय उपलब्ध रहता है। और अनुशासन की समस्या है वो लाइन संबंध के कारण सुलझ जाती है। तो इसमें देखो दोनों के फायदे आ गए। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का क्या फ़ायदा था कि उसमें स्पेशलाइजेशन था, तो इसलिए जो प्रोडक्ट की क्वालिटी सुधर रही थी, तो ये चीज़ इसमें आ गई स्टाफ अपॉइंट करने से। और उसमें क्या था, लाइन ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन वे में कार्य चल रहा था, तो इसमें डिसिप्लिन आ गया क्योंकि इसमें लाइन फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन को फॉलोअप किया जाता है कार्य करने के लिए। अब हम इसके देखते हैं डीमेरिट्स यानी कि दोष। इसमें क्या होता है ना, जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की भांति क्या होता है, विशेषज्ञ ज्ञान तथा मार्गदर्शन नहीं होता। यानी हमने देखा था कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जो स्पेशलिस्ट अपॉइंट किए जाते हैं वो अपने अपने सबऑर्डिनेट को पूरी तरीके से गाइड करते हैं, उनको वो कार्य करवाने और उनको कार्य करवाने का उनसे अधिकार दिया जाता है कि आपको उनसे कार्य करवाना है, उनको सलाह भी देनी है और कार्य करवाने का अधिकार भी दिया जाता है। पर इसमें ऐसा नहीं, इसमें केवल सलाह देने का अधिकार है, कार्य करवाने का अधिकार नहीं है। तो इस प्रकार से प्रॉपर गाइडेंस जो स्पेशलिस्ट का है उसमें नहीं मिल पाता है। और इसमें क्या है, उच्च वर्ग में दायित्व की कमी रहने से अनुशासन नहीं रह पाता, यानी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल सलाह देने तक ही फिक्स रह जाती, तो इसलिए वहाँ पे डिसिप्लिन नहीं रह जाता, वही टालम टोली की समस्या बढ़ जाती है। और इसके अलावा इतना स्टाफ अपॉइंट किया जाता है, बहुत स्किल्ड स्टाफ को लिया जाता है, तो उनको बहुत हाई सैलरी पे रखना पड़ता है, जिससे कि प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है। और किसी भी विभाग में होने वाली डील जो है, किसी भी विभाग में अगर स्लैकनेस आ गई तो इसमें कार्य बहुत प्रभावित होता है। तो ये तो हमारे क्या थे इसकी डीमेरिट्स। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकती हैं। जो लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन है बहुत पॉपुलर है आजकल, जो बड़े साइज़ के इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें इसी प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन पसंद किया जाता है। और स्पेसिफिकली देखा जाए तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ये वाला ऑर्गेनाइजेशन ही प्रयुक्त किया जाता है। अब हम देखते हैं कमेटी ऑर्गेनाइजेशन। कमेटी ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, सिंपल, एक अपनी इंडस्ट्री में कोई सी भी कमेटी डिसाइड कर दी जाती है जो कि सलाह देने का कार्य करती है। बहुत सारे मतलब डिसीजंस जो होते हैं वो उस कमेटी को लेने होते हैं, फिर वो पूरा इंडस्ट्री उसको मानती है, उसके लिए वो अलग अलग मीटिंग्स करता है और लोगों की समस्याओं को सुलझाता है। तो हम इसमें देखते हैं कि जो कमेटी ऑर्गेनाइजेशन है इस मान्यता पर आधारित है कि एक मस्तिष्क की अपेक्षा अधिक मस्तिष्क अच्छा सोच सकते हैं। इस प्रकार की कमेटी ऑर्गेनाइजेशन से तात्पर्य उन व्यक्तियों के समूह से है जो मिलकर कुछ समस्याओं पर पारस्परिक विचार विमर्श करते हैं। और संगठन का यह प्रारूप विशाल व्यावसायिक संगठनों में ही देखने को मिलता है, और इस प्रकार की कमेटी में समस्त निर्णय बहुमत द्वारा ही लिए जाते हैं। तो इस प्रकार जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या क्या हैं कि जो भी कमेटी के जो सदस्य हैं वो स्वतंत्र सामूहिक विचार विमर्श करते हैं, वो इकट्ठे होते हैं, विचार विमर्श करते हैं, यानी मीटिंग्स होती हैं। और ये क्या है, प्रजातांत्रिक प्रणाली पर आधारित है, सबको अपना विचार मत रखने का अधिकार होता है। और इसका मुख्य कार्य क्या है, आप ये देखेंगे कि कमेटी ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाया जाता है, कमेटी क्यों बनाई जाती है, कि उसका मुख्य कार्य प्रशासनिक कार्य करना होता है, यानी जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस होते हैं वो उनको लेने होते हैं। और समिति के जो सदस्यों होते हैं, जो भी परिणाम उसका रिजल्ट वो देते हैं, जो भी अपने रिजल्ट्स मिल रहे हैं उस चीज़ की जो उन्होंने निर्णय लिए, उसके लिए वो पूरी संयुक्त रूप से जिम्मेदार होते हैं। ठीक, तो इस प्रकार इसकी मेरिट्स क्या क्या हैं। इसमें क्या है कि अगर कमेटी है प्रशासनिक कार्य करने के लिए, तो इससे क्या होता है, सारे विभाग की जो भी क्रियाएं हैं उनमें समन्वय आसानी से स्थापित किया जाता है, उनमें कोऑर्डिनेशन को स्थापित किया जा सकता है। और समिति संगठन में जो अनेक व्यक्तियों की बुद्धि, चातुर्य व अनुभव का एक साथ उपयोग होता है, तो इससे क्या होता है, जो भी डिसीजंस होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। और इसमें सहकारिता को प्रोत्साहन मिलता है, यानी सबके भले के लिए ही उसमें डिसीजंस लिए जाते हैं। सूचना को भेजने के लिए ये सीमित बहुमूल्य साधन है, यानी इससे जो भी डिपार्टमेंट में किसी भी कोऑर्डिनेशन स्थापित हो जाता है, तो किसी भी डिपार्टमेंट में सूचना भेजी जा रही है उसका ये बहुमूल्य साधन है। और समिति व्यवस्था में निर्णय के क्रियान्वयन में सुविधा रहती है।
अब इसी प्रकार हम इसके दोष देखते हैं तो समटाइम्स इतनी बड़ी कमेटी होती है, कोई इनिशिएटिव नहीं लेता, तो इस प्रकार इसमें क्या होता है, निर्णय लेने में काफ़ी देरी हो जाती है, सभाओं को बुलाने व्यवस्था करने में काफ़ी टाइम और मनी बहुत वेस्ट होता है। इसमें कोई इनिशिएटिव नहीं लेता, सब एक दूसरे को, क्योंकि सबको मत रखने का अधिकार, सोचते कि कोई ना कोई डिसीजन ले, पहले कोई ना कोई अपना व्यू रखे। और इसमें सीक्रेसी भी नहीं मेंटेन होते, क्योंकि इतनी बड़ी कमेटी होती है तो चीज़ें कहीं ना कहीं से लीक हो जाती है। तो ये हमारे थे 4 टाइप के ऑर्गेनाइजेशन जो आज हमने डिस्कस किए। थैंक यू।